आप सभी का स्वागत है पास एडू हब में। आज ये हमारी पॉलिटी की क्लास थर्ड है। आज हम लोग भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में जानेंगे। किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे प्रक्रियाओं को किया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मूल रूप से कहें तो हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स में बहुत सारे चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उससे आपके एग्जाम्स में हमेशा एक दो प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप कोई उच्चतर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस हुआ या कोई अन्य और एग्जाम, उसमें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। अन्य एग्जाम्स के लिए भी 100% आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले बात करें तो हम लोग मूल रूप से जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कुछ फैक्ट बेस, मतलब कि ऊपर से हम लोग एक कालक्रम का अध्ययन करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद हम डिटेल में हर एक पॉइंट्स को कवर अप किया जाएगा कि किस प्रकार से मतलब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, सारी चीज़ों को हम लोग एक बार ऐसा फैक्ट बेस पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा इसमें, ब्रिटिश भारत में 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत विकल्प प्राप्त थे। कंपनी जो अब तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। तो 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हो गए। के तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, इसके बाद यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इसे अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से एक कालक्रम था जिसको हम लोगों ने जाना। ठीक है, और मुख्य रूप से इस कालक्रम को दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला भाग है आपका कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक है। मतलब पहला भाग आपका कंपनी का शासन। उसके बाद जो दूसरा भाग है आपका ताज का शासन, यानी क्राउन का शासन, 1858 से लेकर 1945 तक। तो आज हमारा भारतीय संवैधानिक इतिहास का पहला क्लास है। तो हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे। कंपनी का शासन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्लास में ताज का शासन के बारे में जानेंगे। और क्रमानुसार जो भी मतलब कि इसमें महत्वपूर्ण एक्ट हैं, संशोधन है, जो भी चीजें हुई हैं, हम लोग क्रम अनुसार हर एक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना बनना ही बनना होगा। ठीक है, तो चलिए
पहला है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले हम इसके अधिनियम के महत्व के बारे में जान लें। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो आपको बताना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल की बात। देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, पहला ही पॉइंट है फेमस आपका। के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर लॉर्ड वायरन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वायरन हेस्टिंग्स। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब मुख्य रूप से जो पावर थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है? अगला पॉइंट है हमारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने के साफ साफ मना कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ब्रिटिश नियंत्रण। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सिद्ध हुआ और भारत के राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार इस एक्ट में कितनी बातें की गई। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। चलिए चलते हम लोग अगले पॉइंट पे। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया था। इस संशोधन अधिनियम का एक अन्य नाम है, वो है आपका बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून। आइए इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अधिकार क्षेत्र से मुक्ति।
इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया यदि वे कृत्य उनके पद धारण के अधिकार के तहत किए गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब कि एक प्रकार से एक दूसरे को अलग कर दिया गया, मतलब कि उसके अंतर्गत जो भी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो भी आपका काउंसिल का या जो भी चीजें थी, कानून थे, उनको वहां से अलग कर दिया गया। और फिर जो कंपनी के सेवक हैं उनके कार्यों के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उनको मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ठीक है। मतलब दोनों के ऊपर मतलब किसी भी प्रभाव, मतलब किसी भी कार्य का प्रभाव ना पड़े, इसकी वजह से दोनों को अलग कर दिया गया। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है राजस्व मामले। देखिए, राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। 1881 संशोधन अधिनियम में जो भी राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कौन कौन से? राजस्व संबंधी और राजस्व वसूली से जुड़े मामले। ठीक है। अगला पॉइंट है कलकत्ता के निवासी के लिए कुछ चीजें की गई। जैसे इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के मामले उनके निजी कानूनों के अनुसार और मुसलमानों के मामले उनकी निजी कानूनों के अनुसार तय करे। ठीक है। हिंदुओं के मामले उनके निजी कानूनों के अनुसार और जो मुसलमानों के मामले हैं उनके निजी कानूनों के अनुसार न्यायालय तय करे। फिर चलिए अगले पॉइंट में पीलिया व्यवस्था। इस कानून द्वारा यह तय किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जाए, न कि उच्चतम न्यायालय में। कहाँ की जाए? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। नियम, अगला पॉइंट है हमारा नियम बनाने की शक्ति। इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। किसको किया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। किससे संबंधित नियम बनाने के लिए? तो आपका प्रांतीय न्यायालयों से एवं काउंसिलों से। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है हमारा 1774, सॉरी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 अस्तित्व में आया। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं। से पहला पॉइंट है कार्यों का पृथककरण। देखिए, इसने कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। यानी कि जो कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं और जो वाणिज्यिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया। कौन कौन से कार्य को? राजनीतिक कार्य को और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है द्वैत शासन से संबंधित, इसने निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया।
इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां। नियंत्रण बोर्ड को ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति दी गई। यानी मुख्य रूप से जो नियंत्रण बोर्ड को मूल रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए। जो भी हमारे नागरिक संबंधित, सैन्य, सरकार संबंधित राजस्व गतिविधियां जो भी थी, उनका अधीक्षण और नियंत्रण इनके इनके अधीन हो गया। किसके अधीन? नियंत्रण बोर्ड के अधीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। मुख्य रूप से इस अधिनियम का महत्व ये था, मुख्य रूप से दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है, आपको इस चीज को याद करना होगा। पहला पॉइंट है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। एक्ट के अंतर्गत जो भी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया पहली बार। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण नियंत्रण, यानी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 1786 का अधिनियम। देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने यह पद स्वीकार करने के लिए दो प्रमुख शर्तें या मांगे रखी। पहला पॉइंट था, उन्होंने रखा उन्हें विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार दिया जाए। ठीक है। मतलब कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो उसने कुछ मांगे रखी सरकार से अपने। पहला मांग था कि उन्हें विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार दिया जाए। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा उन्हें सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी प्रदान किया जाए। क्या पद? सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद प्रदान किया जाए। उपरोक्त दोनों शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो हम लोगों ने आज इसमें कुछ कालक्रम को देखा, जाना प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। साथ ही हमने आज 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया। 1781 संशोधन अधिनियम के बारे में जाना हम लोगों ने। उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जाना। और हमारा जो लास्ट पॉइंट था 1786 का अधिनियम, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। कल की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से इन चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा 1793 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा होगा कल 1853 का चार्टर अधिनियम। इन सभी अधिनियमों के बारे में हम लोग कल विस्तृत अध्ययन करेंगे, सारे फैक्ट्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनसे जुड़े हम लोग कुछ प्रश्न भी करेंगे कल। ठीक है। तो कल हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो एक पहला भाग था कंपनी का शासन वाला, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसकी अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, जो भी कंटेंट हमने आपको प्रदान किया अगर अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो हमें मोटिवेशन आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से ही मिलेगा। और हम आपके लिए हमेशा अच्छे कंटेंट के साथ
सामने आएँगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस प्रकार से तैयारी कराई जाए कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म से एक ही वीडियो को देख के बच्चा हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। यानी उसे हर एक ही टॉपिक को अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग बार-बार पढ़ना ना पड़े। एक बार पढ़े, फिर अपना प्रैक्टिस सेट लगाता रहे, फिर सारे क्वेश्चंस हल हो जाएँगे। ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन कंटेंट के साथ। बस आप लोगों का साथ चाहिए और वो हमें मिल भी रहा है। बाकी आप सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद।